नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और दोस्तों फिर से लेकर हाजिर हूं मैं यूपीएससी पेट की हिस्ट्री की क्लास, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ फ्रेश क्वेश्चंस भी हैं दोस्तों। पैटर्न आपको पता है एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद जरूर आएगी। बस कॉपी और पेन उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। चलते हैं दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आवाज़ वगैरह सही होते हुए बाद थम इम्प्रेशन भेज दे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्र शास्त्र या योग वेद? बताएं दोस्तों, इन चारों में से कौन सा उपवेद नहीं है? सबको पता है दोस्तों, धनुर्वेद है, आयुर्वेद भी है, शस्त्र शास्त्र भी है, लेकिन योग वेद कोई उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? आपको पता है कि हमारे कोर्स में है उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल है आपका, तो उसमें वैदिक काल वे देवता इंद्र किसके देवता थे? हवा के, वर्षा व चक्रवात के, तूफान के, अग्नि के? बताएं दोस्तों। तो सबको पता है दोस्तों, हवा के देवता कौन थे? मारुत। वर्षा एवं चक्रवात के कौन थे? इंद्र, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तूफान के भी वही थे। और अग्नि के देवता कौन थे दोस्तों? अग्निदेव। सबसे इंपॉर्टेंट देवता वैदिक काल के कौन थे दोस्तों? इंद्रदेव, जिन्हें पुरंदर भी क्या कहा जाता? क्या कहा जाता दोस्तों? पुरंदर भी कहा जाता था, मतलब किलों को तोड़ने वाला। लेकिन यही वैदिक काल, जब उत्तर वैदिक काल हुआ तो उसमें इंद्र का महत्व घट गया और प्रजापति प्रमुख देवता के रूप में पूजे जाने लगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। गौतम बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया कपिलवस्तु में, बोध गया में, लुम्बिनी में या सारनाथ में? बताएं दोस्तों। तो सब सर्वप्रथम समझेंगे दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने सर्वप्रथम पांच ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। जो कहाँ दिया था दोस्तों? उन्होंने सारनाथ में दिया था। आपको पता ही है, बोध गया में क्या हुआ था दोस्तों? उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। किस नदी के नीचे? किनारे, ऋजुपालिका नदी किनारे। और बोधि वृक्ष, जिसे पीपल का वृक्ष है, जिसे बोधि वृक्ष के रूप में भी जानते हैं। कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था दोस्तों? सबको पता है किसमें? 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। किसके वहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के वहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। लड़की का नाम क्या था? राहुल। और इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में 5 ब्राह्मणों के दिया था सबसे पहला उपदेश। उसके बाद इनका परिनिर्वाण कहाँ हुआ दोस्तों? कुशीनगर, मल्लों की राजधानी कुशीनगर, अर्थात गोरखपुर जिले में कुशीनगर एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। और दोस्तों लुम्बिनी भी बुद्ध धर्म से संबंधित है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा पूछ दोस्तों, सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में। ये 5 बातें याद रखनी है इनके लिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। अभी मैंने बताया दोस्तों कहाँ पे? कुशीनगर। कभी कभी ये कुशीनारा भी आ जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें कौन सा त्रिपिटकों में से एक नहीं है? तो सर्वप्रथम ये जानेंगे दोस्तों, पाली। अगर पूछे कि पाली क्या है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म का आधिकारिक भाषा क्या थी दोस्तों? पाली। मतलब सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने पाली में ही दिया है। और त्रिपिटक मतलब क्या होता है दोस्तों? पिटारा।
थ्री फोल्ड बास्केट का। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से नहीं है? तो सबको पता है दोस्तों, सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। उपस्थ का कोई पिटक नहीं है। तो अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी मैंने बताया दोस्तों, जैनियों से, सिखों से, हिंदुओं से, बौद्धों से। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, बौद्धों से त्रिपिटक संबंधित है। कौन कौन? अभिधम्म, विनय और सूत्र। जैनियों से क्या संबंध है दोस्तों? त्रिरत्न। त्रिरत्न पूछे तो जैनियों से संबंधित है। अंतिम तीर्थंकर कौन थे इसके दोस्तों? महावीर। महावीर जैन। इनका चिन्ह क्या था दोस्तों? सिंह। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। मैं जैन, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो मैंने बड़े डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हैं। बड़े अच्छे से समझाया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक, सिंधु घाटी, सारी सभ्यताएं मैंने समझाई है अच्छे से। अगला है हमारा, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कुशीनगर में, श्रावस्ती में, सारनाथ में या बामियान में? दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड है, लेकिन ये कहाँ है दोस्तों? कुशीनगर में लिया गया है कि कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे दोस्तों? कुशीनगर। नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? सेम क्वेश्चन है। कुशीनगर। एक चीज है दोस्तों, वैशाली। वैशाली में दोस्तों महावीर जैन का जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों इनकी? पावापुरी में, पावापुरी बिहार। किस स्मारक में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, महाबोधि मंदिर समूह या लाल किला परिसर? बताएं दोस्तों। बड़ा सिंपल है दोस्तों, ये मुगलों से संबंधित है, ये भी मुगलों से संबंधित है। एक मिनट, इससे कुछ थोड़ा इसका डिडक्शन किया जाएगा अभी, पहले जो आंसर दे देते हैं दोस्तों। तो महाबोधि मंदिर किससे संबंधित दोस्तों? तो गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने विज्ञान का प्रचार कहाँ किया था? महाबोधि मंदिर समूह। कुतुब मीनार किसने बनाया था दोस्तों? ऐबक। जो किसके साथ आया था दोस्तों? ऐबक आया था किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ आया हुआ था, उसी का ये सेनापति था। ये उसके साथ आया हुआ था, जिसका शासनकाल है दोस्तों 12 से 6 से स्टार्ट होता है इसका शासनकाल। उसके बाद से इसके मरने के बाद कौन आया था दोस्तों? इसके मरने के बाद आया था इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। ऐबक को आपको पता है दोस्तों, ऐबक ने बहुत सारे नियम चलाए थे, उसमें ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, कुछ बच गया था तो उसको पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाता है? जीन, ज्ञान, बुद्ध या बोधि? बताएं दोस्तों। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? जीन, ज्ञान, बुद्ध या बोधि? दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को सबको पता है बुद्ध के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध मतलब होता है ये एलाइट ज्ञान। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पर पैदा हुए थे। क्यों गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो दोस्तों हमारा आंसर यही मिल जा रहा है, तो हम आगे क्यों चलें? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था बोध गया में। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, अयोध्या, सारनाथ या वाराणसी? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को। इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों?
धर्म चक्र प्रवर्तन। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बुद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का जन्म, क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बौद्ध बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। बौद्ध बुद्ध का सारनाथ, भगवान बुद्ध सारनाथ में महापरिनिर्वाण देहांत हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो दोस्तों इसमें तीनों बात, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था? जी नहीं, उन्होंने बिहार में किया था। तो ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा दोस्तों, कि उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? बोध गया। बोध गया जो कहाँ है? बिहार में। भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था? जी नहीं, कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु, लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी, नेपाल। भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण, हाँ बिल्कुल सही है। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुशीनारा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने, हाँ, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कौशाम्बी, श्रावस्ती, कुशीनगर, थानेश्वर। बताएं दोस्तों, किसका था दोस्तों? थानेश्वर। थानेश्वर का वो राजा था, और इसकी एक बहन थी राजश्री, उसकी शादी हुई थी, गौड़ शासक था, उसके साथ हुई थी, जिसकी हत्या शशांक ने करा दी थी। तो उसके मजबूरन जाकर ये उसके अपने बहन की ससुराल का राज्य जो है संभालना पड़ा था, और वहाँ पे उसने युद्ध करके विजय दिलाई थी। और बाद में इसे हर्ष को, इतना इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकेंड ने हराया था। दक्षिण का शासक थे, बहुत महान शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, सैयद वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। बताएं दोस्तों। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तुगलक, खिलजी? तो दोस्तों आपको सबको पता है खिलजी कब आए थे? 1290 से 1320 तक रहे। पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद से उसका लड़का था खिजर खान। सैयद वंश, तो दोस्तों कौन सा था 12वीं शताब्दी के आरंभ में? तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दोस्तों कौन था? तोमर वंश। उसके बाद से कौन आया? दिल्ली गुलाम वंश स्थापित हो गया। तो गुलाम वंश कब कैसे था दोस्तों? देख लीजिए। सबसे पहले कौन आया? कुतुबुद्दीन। गुलाम वंश आया, पहले गुलाम वंश आया, उसके बाद से खिलजी आया, उसके बाद सैयद, खिलजी। देखो जगह नहीं है दोस्तों, रुकिए एक मिनट बताते हैं, अच्छे से इसको नोट करा देते हैं, रुक जाइए। गुलाम में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और लास्ट में दोस्तों कौन आया था? आपका लोधी वंश।
सबसे लंबा शासन किसका रहा था दोस्तों? तुगलक वंश का। संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और पहली बार सबसे कम शासन किसका था दोस्तों? तो खिलजी वंश का। संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और पहला अफगान शासक कौन था दोस्तों? लोदी। लोदी इब्राहिम लोदी को ही इसी के बाद से गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी। वही इब्राहिम लोदी आया था और बाबर ने इस पर हमला किया था, जिसमें बाबर ने वहाँ पे गजे सिकंदरी का अपना पद धारण किया और लोदी को हराकर मुगल संस्थापक बनकर मुगल काल की स्थापना कर दी। तो सबसे कम शासक कौन था दोस्तों? सबसे पहले कुतुबुद्दीन आया, उसके बाद उसका गुलाम आया इल्तुतमिश, उसके बाद इल्तुतमिश का रजिया सुल्तान आया, रजिया सुल्तान के बाद से खिलजी वंश आ गया। खिलजी वंश में आपका कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद से उसका लड़का समाप्त। उसके बाद तुगलक वंश आया, गयासुद्दीन तुगलक, फिर शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश आते आते फिर सैयद वंश, सैयद वंश में खिजर खां आया, खिजर खां के बाद से लोधी वंश शुरू हो गया। लोधी में बाद मुगल दिल्ली पर आरूढ़ होकर मुगलों ने, आपको पता ही है कि आज़ादी के लास्ट 1600 लगभग 5 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया है। 1605 से उन्होंने शासन किया था और आज़ादी के पहले तक उन्होंने शासन किया था। लास्ट था आपका बहादुर शाह जफर, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें उसके लड़के को मार के उन दोनों को रंगून भेज दिया गया था। वही लास्ट शासक था मुगलों का। ये सब आपको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा? तो सबको पता है दोस्तों, जयचंद कौन था? संयोगिता का पिता था। संयोगिता कौन थी दोस्तों? तो ये पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी। जयचंद नाराज क्यों था पृथ्वीराज चौहान से? क्योंकि पृथ्वीराज जो संयोगिता थी, कोई भी उनके जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, और संयोगिता के दरबार में कोई भी चारण आता था जो गाने वाले होते हैं, तो वो पृथ्वीराज चौहान के स्वर की गाथाएं सुनती थी। उसे और मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान चुकी थी, जो ये बात जयचंद को पसंद नहीं थी। तो जयचंद ने एक बार स्वयंवर रखा अपनी पुत्री का, और पृथ्वीराज चौहान की बेइज्जती करने के लिए इनकी स्टेचू बनाकर द्वारपाल की जगह पर लगा दिया था। लेकिन संयोगिता ने वरमाला किसको डाल दिया? जाके उस द्वारपाल को डाल दिया। फिर पृथ्वीराज चौहान वहां से लेके चले जाते हैं। उसी का बदला लेने के लिए जयचंद किसको आह्वान बुलाता है? मोहम्मद गजनबी को बुलाता है, जिससे प्रथम युद्ध कौन होता है दोस्तों? 1191 का होता है, तराइन का युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और वो बंदी बनाकर लेके चला जाता है उनको अफगान लेके चला जाता है, जिसके साथ चंद्रबरदाई भी चले जाते हैं। और 1193 में पुनः कौन आता है दोस्तों? चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें वापस आके मोहम्मद गजनी जयचंद को मार देता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो उसके आड़े आ सके, केवल जयचंद को छोड़ के। तो जयचंद को के मारने के लिए चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद मारा जाता है। और फिर मोहम्मद गजनवी अपना गुलाम वही कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का में शासक बनाकर वो पुनः अफगान लौट जाता है। और आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से गुलाम वंश की स्थापना होती है, और ये सही चलता है। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गजनवी का गुलाम था। और उसका गुलाम कौन था? इल्तुतमिश, इसलिए गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण पर भाग पर शासन नहीं किया? चेर, राजपूत, पांड्या, चोला। बताएं दोस्तों। तो सबको पता है दोस्तों कि पांड्या उधर के ही शासक थे, चोला भी शासक थे, चेर भी शासक। राजपूतों ने कभी वहां पे शासन नहीं किया। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित थे? पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी? इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप सीरियस हैं पढ़ा यूपीएससी पेट को लेके। क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि यूपीएससी पेट एक ऐसा एग्जाम है जो आपको हर बार खुश करेगा, क्योंकि पिछले 2023 में बहुत सारी भर्ती आने वाली हैं। और यूपीएससी पेट ऐसा एग्जाम है जिसमें कट ऑफ अच्छा नहीं रहेगा, 18 एबव नहीं रहेगा, 80 एबव
तो वो कोई भी फॉर्म जैसे भी जितने भी ऑफिसर्स रैंक हैं, चाहे लेखपाल है या फिर ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक है, जो भी हो, वो भर नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसी साल पेट के आपने देख लिया कि जिनके अच्छे मार्क्स नहीं थे वो कंपटीशन बैठ ही नहीं पाए। तो दोस्तों हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि यूपीएससी पेट में अधिक से अधिक नंबर लेकर हम आ सकें। पाल वंश का पहला शासक कौन था, बताएं दोस्तों। देवपाल, गोपाल, रामपाल, महिपाल। पाल वंश का पहला शासक कौन था, बताएं दोस्तों। पाल वंश का पहला शासक कौन था। देवपाल, महिपाल या फिर गोपाल, या बताएं दोस्तों। तो सबको पता है दोस्तों, सबसे पहले शासक कौन था, गोपाल, उसके बाद देवपाल, रामपाल, महिपाल, ऐसे करके पालवंश चला। तो दोस्तों सबसे पहला शासक कौन था, पहला शासक गोपाल था। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बाबर, बताएं दोस्तों। तो सबको पता है दोस्तों, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा। और तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमबीटी कहते हैं, इसी के राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखिए दोस्तों, एमबीटी के राज्य में ही एमबीटी के राज्य में ही कौन आया था, इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता ये एक यात्री था, चीनी मोरक्को का यात्री था। और कहाँ से आया था दोस्तों, मोरक्को से। और इसने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। इसने किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। बाबर आपको पता ही है दोस्तों, सबसे मुगल का सबसे पहला शासक कौन था दोस्तों, बाबर। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सबसे पहले क्या रख दी, अलाउद्दीन खिलजी, दोस्तों यहाँ लिखता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू किया, सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू किया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया था। इसमें कठोर दंड दिया जाता था जो भी धोखाधड़ी करता था। करप्शन इसके राज्य में बिल्कुल भी नहीं था। तो दोस्तों घोड़ों से दागने की प्रथा, सैनिक नकदी, बाजार नियंत्रण, ये सब किसके शासनकाल में थे, अलाउद्दीन खिलजी में। इस मामले में अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही अच्छा था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोहिनूर हीरा भी इसके ही काल में इसी को ही मिला था, जो गोलकुंडा के खान से कर्नाटक से मिला था। नेक्स्ट चलते हैं। आइए गया दोस्तों, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। सबको बताया दोस्तों, अभी बताया मैंने, मोहम्मद बिन तुगलक से के काल में आया था। और इसके काल में आया था। और सबसे इसकी फेमस किताब क्या है दोस्तों, किताब उल हिंद। इल्तुतमिश दोस्तों कुतुबुद्दीन, इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगानी, तुर्कान ए चहलगान किसका था दोस्तों, इल्तुतमिश लेकर आया था। किसने, कौन लेकर आया था, इल्तुतमिश लेकर आया था। तुर्कान चहलगान मतलब 40 लोगों का ऐसा समूह पढ़े लिखों का जो राजा को सलाह दे सके। कौन लेकर आया था दोस्तों, तुर्कान चहलगान, इल्तुतमिश लेकर आया था। बस अकबर को दोस्तों देख लीजिए, गुजरात विजय के बाद इसने क्या बनाया था, किसका निर्माण कराया था दोस्तों, फतेहपुर सीकरी, जोधा भाई महल, बुलंद दरवाजा, ये सब किसका निर्माण कराया था दोस्तों, अकबर ने कराया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, 1213, 1417, 1213 या फिर 1398, बताएं दोस्तों। तो सबको पता है दोस्तों, 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। और तैमूर और चंगेज खान का ही
दोनों का, जैसे तैमूर और चंगेज खान के वंशज का कौन था दोस्तों? बाबर था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। किस शासन काल में भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? बताएं दोस्तों। सबको पता है, अभी मैंने बताया दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। उसके बाद से कौन आया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक, सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से फिरोज शाह तुगलक। ये इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? ये करने कुछ अच्छा काम जाता था, लेकिन हो खराब हो जाता था दोस्तों। ये इसका किस्मत ही खराब थी मोहम्मद बिन तुगलक की। इसके बारे में कहानी बताऊंगा, बात एग्जाम में आप लोग दे लीजिए। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या है? बताएं दोस्तों। 1296, 1316, 1286, 1316, 1410, 1437 या फिर 1303, 1334? तो आपको सबको पता है दोस्तों कि 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चला, जिसमें सबसे इसका संस्थापक कौन था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी, जिसके मारकर अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा। और 96 से 1316 तक ये अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा। उसी में इसने बहुत अच्छे, सबसे कम शासनकाल देखा जाए दिल्ली सल्तनत में, सबसे कम तो खिलजी का था। और इतने कम समय में इसने अपने पूरे साम्राज्य को फैला दिया था। इसका ख्वाब था सिकंदर बनने का, लेकिन इसका एक प्रिय गुलाम कह लीजिए, मलिक गफूर, उसने पहले भारत को जीत ले। पहला ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो विंध्य के पर्वतों को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करता है। उसमें का अलाउद्दीन खिलजी था। बड़ा ही यशस्वी और एम्बिशियस राजा था। और पद्मावत आपने फिल्म देखी होगी, रावण रतन सिंह वाला, जिसमें जो जौहर हुआ था इसी की वजह से हुआ था, इसी के काल में हुआ था। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि इसके दरबार में एक बहुत अच्छे कवि रहते थे, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ऐसे कवि हैं जिसने 5 काल देखे थे, 5 राजाओं के काल देखे थे। उसमें अलाउद्दीन खिलजी भी था। तो अमीर खुसरो को जिसे क्या कहते हैं? तूतिए हिंद, माने भारत का तोता। आप कुछ और मत समझ लीजिएगा, तूतिया है। तो भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो मैंने बताया था दोस्तों, सैयद वंश से संबंधित था। जो अंतिम सल्तनत दिल्ली का जो था, उसके पहले का वंश था ये सैयद वंश, जिसका कौन था? खिज्र खान। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो दोस्तों किसके में थे? अलाउद्दीन खिलजी। अभी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? सिकंदर लोदी, तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा। 1421, 34, 79, 17, 51, 79 या फिर 17, 1526? तो दोस्तों सिकंदर लोदी का शासनकाल क्या था? 1517 से 1526, क्योंकि 1526 में ही युद्ध होता है बाबर और सिकंदर लोदी में, जिसमें बाबर पराजित हो जाता है। फिर 27 में युद्ध करता है बाबर, 28 में युद्ध करता है, 29 में युद्ध करता है और 30 में हार जाता है शेरशाह सूरी से। 30 में मर जाता है, फिर हुमायूं आता है। तो शासनकाल क्या था दोस्तों? 1526 से 1517 से 1526। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? आगरा, नई दिल्ली, वारंगल, अवध? बताएं दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? सबको पता है दोस्तों, जब दिल्ली में था तो दिल्ली में ही बनाएगा। एक मिनट, सॉरी, नई दिल्ली में। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले क्या बनाया था दोस्तों? हौज, माने पानी के जो पानी पीने वाले तालाब होते हैं ना, इसे हौज ए शाही भी कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। ये भी नाम इसका याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन सा राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया था? बताएं दोस्तों। तो सब दोस्तों हमने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की।
उसके जस्ट बाद इल्तुतमिश ने उसमें अधूरा काम पूरा किया, अधूरा पूरा किया। फिरोज शाह तुगलक भी उसकी मरम्मत कराया था, किंतु अलाउद्दीन में इसका कोई योगदान नहीं था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और चीज़ बनाई थी दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में दोस्तों। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? हसन निज़ामी, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बरनी या फिर इशामी? तो दोस्तों जियाउद्दीन बरनी तारीख़ फिरोज शाही के लेखक हैं। और इब्न बतूता मैंने बताया था MBT के काल में आया था, और कहाँ का था दोस्तों? मोरक्को। और इसने किताब लिखी थी किताब उल हिंद। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां शेरवानी, जियाउद्दीन बरनी, मिनहज उस सिराज या फिर अमीर खुसरो? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आपको जियाउद्दीन बरनी बताया था मैंने, फिरोज शाही का लेखक था, तो दिल्ली सल्तनत में ही था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, मिनहज उस सिराज भी था, लेकिन अब्बास खान शेरवानी नहीं था। बस दोस्तों ये आज के की क्लास की लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, आप जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।